तो हाय दोस्तों, आइए जानते हैं चीन के राजा की स्थिति पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और सांग चीन में बलिदान क्यों आवश्यक है, इसी के बारे में हम बतलाएंगे। तो दोस्तों, पुर्तका पुर्तकालीन खुदाई द्वारा बड़ी संख्या में कलात्मक वस्तुएं तथा बस्तियों का खोखा प्राप्त होता है। इससे चीन की कांस्य युगीन सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रचना और प्रणाली को समझने में काफ़ी सहायता मिली है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में हैं। कांस्य युगीन वस्तुएं और कांस्य प्रौद्योगिकी। सांग युग में बड़े पैमाने पर कांस्य का उपयोग मिलता है। इस दौरान चीन में कांसे की जो भी वस्तुएं बन रही थी उनमें बर्तन और हथियार प्रमुख थे। अधिकतर प्राप्त कांसे के बर्तन शराब के प्रयोग से संबंधित थे, जिनमें गर्म पानी करने या शराब पकाने के बर्तन और शराब पीने वाले कप थे। जिसका ये सारे बर्तन प्रायः अनुष्ठान और समारोह में उपयोग किया जाता था, जिसका अंदाज़ा इनके विशाल आकार से भी लगता है। सबसे बड़े ऐसे बर्तन का भार 1 टन से अधिक था। कभी कभी विद्वान एवं इतिहासकार चीन में कांस्य युगीन सभ्यता के अंत की तिथि की पुष्टि करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोहे का उपयोग प्रारंभ होने के बाद भी लगातार धार्मिक अनुष्ठानों और अन्य कार्यों के लिए बड़ी संख्या में ये बर्तन प्रयोग में लाए जा रहे थे। बाहरी आवरण पर पेचीदा नक्काशी का बना होता था, जो चीन के बर्तनों की दूसरी प्रमुख विशेषता है। यह उनके उपयोगी कार्यों के अतिरिक्त एक सौंदर्यपरक आकर्षण प्रदान करती है। हाल में ही मध्य चीन से खुदाई में प्राप्त हुए वस्तुएं उत्तरी चीन के कांसे की वस्तुएं से भिन्न है, जो एक अलग प्रकार की संस्कृति के प्रस्तुत करती है, जिसमें यागंजी नदी के निचले क्षेत्र से प्राप्त अनुष्ठानिक घंटियाँ शामिल है। यद्यपि सर्वाधिक
उल्लेखनीय कांस्य वस्तुएं दक्षिणी पश्चिमी चीन के सांजीगढ़ डुई से मिलती है। कांसे का मुखौटा मानव और जानवरों की आकृतियाँ, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे पुरानी मनुष्य की आदमकद कांस्य आकृति आदि इन वस्तुओं में शामिल है। पश्चिम एशिया की तुलना में चीन की धातु कर्म का आगमन तेजी से हुआ। एलर्जी तोऊ चरण में तांबे के साथ टीन या सीसा मिलाया जाता था तथा ढलाई के लिए एक साथ कई खांचों और सांचों का उपयोग किया जाता था। पुरातात्विक उत्खनन में सबसे ज़्यादा पूर्वजों के क्रियाक्रम में उपयोग में लाए गए धातु की बर्तन पाए गए हैं। कांसे के बने ये बर्तन मिट्टी के बर्तनों के ही समान हैं। इनके लिए चीनी मिट्टी के ढांचे का ही उपयोग किया जाता था। इस विधि में सर्वप्रथम मिट्टी से वस्तु विशेष नमूना बनाया जाता था। तत्पश्चात इसे आग में जलाया जाता था। उसके पश्चात मूल मॉडल पर एक और परत चढ़ाई जाती थी। फिर इस परत को अनेक भागों में काटकर हटा दिया जाता था। मिट्टी के दोनों मॉडलों के साथ की पतली परत को खरोंच कर दिया जाता था ताकि जब बाहरी परत को जोड़ा जाए तो दोनों के बीच अंदर थोड़ा सा जगह छूट जाए। तत्पश्चात पिघली हुई धातु तांबा, टीन, सीसा मिश्रित को उस रिक्त स्थान में डाल दिया जाता था। इसके ठंडा होने के बाद बाहरी आवरण को परत दर परत हटा देते थे। तब कांसे की वस्तु दिखाई देने लगती थी। फिर इन पर पॉलिश की जाती थी। एक बहुत ही बढ़िया रोचक पूर्ण तथ्य यह था कि बाहरी अवतार पर जो नक्काशी बनाई जाती थी वह कांसे के ठंडा होने के बाद नहीं बल्कि यह मिट्टी के सांचे के अंदर ही बनी होती थी ताकि उसे भी वस्तुओं के साथ ढाला जा सके। चीनी परंपरा में यह मानवता है कि शिया राजवंश के
खनन और चारपाए के गोल कांसे के बर्तन की ढलाई का काम करना शुरू करवाया था और उन सभी पर असंख्य आकृतियाँ बनी हुई थी। सांग शासकों के बाद पश्चिमी छाऊ में यह परंपरा शुरू हुई। इस परंपरा के अनुसार कांसे की ढलाई का संबंध शाही बलिदान से था और यह शक्ति और वैधता को प्रतीकित करता था। अवश्य रथ लकड़ी के बनाए जाते थे और उन्हें बनाने में संभवतः कांसे के औजारों का उपयोग भी किया जाता था। चक्कों को चढ़ाने के लिए और उसे रथ के साथ जोड़ने के लिए कांसे के बने नकलों और गोलों का भी उपयोग किया जाता था। चीन की सभी कांस्य उत्पादक सभ्यता कांस्य ढलाई की एक समान तकनीकी है अपनाती थी। चीन में कांसे को ढालने की विधि हथौड़ा मारकर आकृति को बनाने की काफी तरीका कहीं अधिक जटिल और परिष्कृत थी, जिसमें पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार रॉबर्ट बेगले के अनुसार यह विधि धातु अयस्क की बाहुबलता और श्रमिकों की उपस्थिति को दर्शाती थी। बेगले 1999 इसी विधि से बड़े स्तर पर कुशल श्रम विभाजन तथा कांस्य का उत्पादन किया जा सकता था। चूँकि तांबे का अयस्क मध्य चीन से निकाला जाता था, अतः परिवहन के लिए इसे सुदूर उत्तरी चीन से जाने के लिए क्षेत्र के कई जल मार्गों का उपयोग भी किया जाता था। आयांग के 100 किमी वृत्त में तांबे और टीन के कई स्रोत थे। दीवारों से घिरी बस्तियां नई पुरातात्विक खोजों से नई तरकीबों से चीन के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई उत्तर नवपाषाण काल की 50 से भी अधिक प्राचीर युक्त बस्तियों का पता चला है। एलरीतो संस्कृति के काल में यह प्राचीर युक्त बस्तियां प्रमुख रूप से उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व क्षेत्र तक सीमित थी, जबकि सबसे बड़ी बस्ती लगभग
1 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई थी। उसमें संभवतः 600 मकान मौजूद थे। उत्तर अर्ली गंगा संस्कृति के समय तक आते आते इन बस्तियों में महल, मंदिर, विशाल कब्रिस्तान, गोदाम, अनाज घर और साथ ही कार्यशालाएं भी मौजूद थी। इसके लिए सर्वप्रथम बांस का एक ढांचा बनाया जाता था, जिसमें गीली मिट्टी को परत में डाला जाता था, जबकि गीली मिट्टी की इस परत को पीट कर कठोर कर देते थे, तो इस पर दूसरी परत डालने से पहले इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वो उस दीवार के अपेक्षा ऊंचाई तक न पहुंचा दिया जाए। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दीवारों और संरचना अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी प्रक्रिया का उपयोग कई 100 साल बाद चीन की महान विशालकाय दीवार को बनाने के लिए भी किया गया था। ग्रंथों के संदर्भ में से पता लगा कि मेसोपोटामिया के समान इन दीवारों के निर्माण में भारी संख्या में मजदूरों को लगाया जाता था। इन विशाल प्राचीर युक्त बस्तियों का अस्तित्व मुख्यतः अर्ली गंगा काल से भी उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संगठन की ओर संकेत करता है। यह तत्कालीन समुदायों अथवा उन नव उदित राज्यों को शत्रुओं के आक्रमण से बचाने के लिए स्वयं ये सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को दर्शाता है। सावधान ऐसे हजारों सावधान स्थल है जहाँ से चीन की कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। उस समय के चीन के निवासी न सिर्फ मृतक को दफनाते थे, बल्कि उनके साथ उनकी ज़रूरत की कुछ वस्तुएं भी कब्र में के साथ ही रख देते थे। वे मानते थे कि मरने के बाद भी मृतक को इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। मृतक व्यक्ति जितना अधिक धनी अथवा प्रतिष्ठित था, उसकी कब्र से उतनी ही अधिक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें हमें उस समय के लोगों को भौतिक, सांस्कृतिक, उनके सामाजिक संगठन, राजनीतिक संरचना और यहाँ तक कि उनकी आस्था है, धार्मिक विश्वासों के बारे में भी जानकारी मिलती है। 16 ऐसी कब्रें हैं जिनमें लकड़ी के बक्से बने हैं। इसमें रथ की अलग औजार और हथियार रखे हुए थे। कांस्य सभ्यता के स्थल अयांग के पुरातात्विक स्थल के महल परिसर से एक शाही कब्रिस्तान के अवशेष मिलते हैं। यह सांग राजाओं के 8 मकबरे
तथा एक अपूर्ण मकबरा पाया था। ये जटिल संरचना के साथ गहरे सपाट सावधान गड्ढे थे, जिसके लिए अत्यधिक संसाधन के कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती